हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स के अनुसार आपके लिए जो टीचिंग मेथड्स की क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। टीचिंग मेथड में आज अपन जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो अपने जो हिंदी के टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस जो अपने टीचिंग मेथड होते हैं वो 55 जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं, प्लस साइकोलॉजी के लेकर अपन उनको देखते हैं तो वो 75 नंबर के समथिंग अपना कवर हो जाता है। तो मेन जो सब्जेक्ट होते हैं वो साइकोलॉजी प्लस जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको ढंग से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि व्याकरण में हर स्टूडेंट से समथिंग 25 प्लस क्वेश्चन राइट करता है। प्लस उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 30 नंबर की व्याकरण आ रही है अपनी, उसमें 25 प्लस अगर एक व्याकरण का बंदा सही कर रहा है तो उसमें अपने को ये होता है कि वहाँ से अपन उसको छोड़कर जो अपने प्लस पॉइंट होता है, यानी अपने पास प्लस पॉइंट क्या है इस टाइम में, टीचिंग मेथड। अपने पास प्लस पॉइंट है टीचिंग मेथड। अपने को टीचिंग मेथड प्लस साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड से अपन मेरिट लिस्ट कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो है टीचिंग मेथड्स। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी के जो टीचिंग मेथड्स है उसको लेकर। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन होता है उससे अपना अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए आ रहा है छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, बी है छात्रों की वृद्धि का पता लगाना, सी है छात्रों के अधिगम की सफलता में असफलता का अध्ययन करना, और डी है शारीरिक परीक्षण करना। तो आवश्यकता का पता लगाना, उपलब्धि परीक्षण, आवश्यकता का पता लगाना। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द होता है जिसका अभिप्राय होता है छात्रों के अधिगम की सफलता में असफलता का अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन से अपने को ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा, या फिर उसको सीखने में कौन सी जगह कठिनाई आ रही है। तो वो उसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, अपना, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। गृह कार्य का जो मूल्यांकन करते हैं, जैसे क्लास में अगर कोई टीचर्स पढ़ा के जाता है और बच्चों को उस कार्य से संबंधित या उस पढ़ाई से संबंधित कुछ गृह कार्य देता है, यानी घर पे किया जाने वाला कार्य गृह कार्य कहलाता है, तो उसको गृह कार्य कहा जाता है। गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है, तो इससे शिक्षण रोचक एवं प्रभावी बनेगा, इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी, या इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, आंसर को बिना देखे एक बार बताना कि क्यों आवश्यक होता है। इससे रोचक एवं प्रभावी बनेगा। रोचक और प्रभावी शिक्षण कब होता है, जब उसमें दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एवं मनोरंजन पूर्व सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो रोचक एवं प्रभावी बनता है। बी ऑप्शन अपना आ रहा है, इसमें गृह का छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। सबल यानी कौन सा छात्र उसको आसानी से कर रहा है, और निर्बल पक्ष की यानी कौन से छात्र को वो समझ में नहीं आया या फिर उसको करने में कौन सी गलतियां कर रहा है, उस पक्ष की जानकारी होगी। अगला ऑप्शन अपना रहे, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी। बालक को सही दिशा अध्यापक द्वारा एक मोटिवेशनल के माध्यम से दी जा सकती है। गृह कार्य के द्वारा उसको सही दिशा प्रदान नहीं की जा सकती। इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा नहीं, शिक्षण द्वारा वह अपनी कमजोरियों को जान सकता है, गृह कार्य द्वारा वह अपनी कमजोरियों का पता नहीं लगा सकता। तो इसमें बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, सीसीए के उद्देश्य क्या है। सीसीए के उद्देश्य हैं अधिगम समस्याओं का निदान करना, सर्वांगीण विकास करना, कार्यभार कम एवं तनाव से मुक्ति, और है उपयुक्त सभी। तो सीसीए क्या होता है, पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि सीसीई होता क्या है। सीसीई का अर्थ होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हिंदी में कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन सीसीए का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है। सीसीए है तो इसमें ऑप्शन दे देगा अपने को, सतत व्यापक मूल्यांकन, समस्याओं का निदान, सर्वांगीण विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का पूरा नाम होता है। तो अपने को पूछ रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह क्या होता है।
अधिगम समस्याओं का निदान, यानी जो सीखने में बालक को जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान, यानी उनको सरल तरीके से उनको सिखाने का कार्य करना। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य होता है कि बालक किसी एक समस्या को लेकर ना बैठे या फिर किसी एक बालक से संबंधित समस्या ना रखकर सभी बालकों से संबंधित समस्याओं का निदान करें। अगला आ रहा है कार्यभार कम एवं तनाव से मुक्ति। कार्यभार कम होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से और तनाव में मुक्ति मिलती है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसमें जो त्रिकोणात्मक यानी 3 कोण जिसमें बन रहे हैं, त्रिकोणात्मक यानी त्रिभुज के आकार की जो त्रिकोणात्मक प्रदर्शित, उसके द्वारा उस रूप में प्रदर्शित किसने किया, मॉरिसन ने किया, ब्लूम ने किया, पेस्टोलॉजी ने या टीपिनन ने। ब्लूम द्वारा किया गया। उसमें एक तरफ शिक्षक प्लस शिक्षार्थी यानी बालक, शिक्षक यानी शिक्षा देने वाला, शिक्षार्थी यानी शिक्षक ग्रहण करने वाला, और पाठ्यक्रम यानी मध्यस्थ जो वस्तु होती है वो होती है पाठ्यक्रम, जिसके द्वारा अपन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो त्रिकोणात्मक रूप में जिसने प्रदर्शित किया है वो कौन से हैं, ब्लूम महोदय हैं। इन्होंने त्रिभुजाकार में इसको प्रदर्शित किया है, जिसमें एक कोण पर है शिक्षक, दूसरे कोण पर है शिक्षार्थी या बालक, और तीसरे कोण पर है पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, योगात्मक आकलन से कौन सा तथ्य मेल नहीं खाता है। योगात्मक आकलन से, ये आकलन का एक स्वरूप है, कौन सा तथ्य मेल नहीं खाता, यानी इसमें जो असत्य है, असत्य कथन या जो अलग कथन है वह कौन सा है। इसका उपयोग छात्रों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, योगात्मक का किया जाता है। जैसे किसी बालक के 10 नंबर आ रहे हैं, किसी के 8 नंबर आ रहे हैं, तो उनमें तुलना होगी 2 नंबर की, इनमें तुलना हो कितने नंबर की हुई, 2 नंबर की। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं, विद्यार्थी के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। सही है, कोई बालक उत्तीर्ण हो रहा है 10 नंबर पे, कोई 8 नंबर पे अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है। अगला है 5 घंटे की अवधि में होता है, ये बिल्कुल गलत है। जो योगात्मक आकलन होता है उसकी समयावधि निश्चित नहीं होती है। योगात्मक आकलन की या मूल्यांकन की जो भी समयावधि है वो निश्चित नहीं होती है। अगला रहे, ये औपचारिक होता है और इसके द्वारा सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन उपयोगी क्यों है, तो मूल्यांकन का उपयोग क्यों किया जाता है, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी का आचरण जानने में, या उपयुक्त सभी में। किस में जरूरी है, तो यह है उपयुक्त सभी में, क्योंकि विद्यार्थी की जो प्रगति होती है उसका भी जो अपने को पता चलता है वो मूल्यांकन द्वारा चलता है। अगर बालक कक्षा में अनुपस्थित है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, अगर वो मूल्यांकन में कम नंबर ला रहा है या फिर वो निम्न स्तर पर है, तो उसका कक्षा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में पता लगा सकते हैं और आचरण के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। अगला आ रहा है, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानने में सुधार लाना। कौन सा है, तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, अनुशासन बनाए रखना नहीं, केवल परीक्षा करवाना नहीं, मूल्यांकन द्वारा केवल परीक्षा करवाना जरूरी नहीं होता, इसमें बालकों का उपलब्धि परीक्षण की जांच करना होता है। प्रश्न पत्र बनवाना, ये प्रश्न पत्र का निर्माण ब्लूप्रिंट द्वारा होता है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानने में सुधार लाना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला आ रहा है अपना, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पद्धतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी, यानी मूल्यांकन की जो परिभाषा है कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में पद्धतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने में प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये परिभाषा दी थी क्वालिन व हन्ना महोदय ने।
हन्ना कॉलेज जो महोदय हैं, उन्होंने जो मूल्यांकन के बारे में ये ऊपर दी गई परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, जो मूल्यांकन है उसमें निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। उसमें कितने प्रश्न होने चाहिए या कौन से प्रश्न होने चाहिए? लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक? निष्पक्षता, किसी पक्ष को लिए बिना, किसी एक पक्ष को लिए बिना प्रश्न निर्माण या प्रश्न कैसे होने चाहिए? लघुत्तरात्मक प्रश्न लेंगे तो उसमें बच्चा आंसर लिखेगा, तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड किसी एक पक्ष को लेकर उससे लिखेगा। अति लघुत्तरात्मक भी किसी पॉइंट विशेष होता है, निबंध में भी कोई पॉइंट विशेष होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई पॉइंट नहीं होता, सिर्फ उसमें जो ऑप्शन अपने को दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिभुज बनाता है या त्रिभुज बनता है? मूल्यांकन प्रक्रिया को जो त्रिभुज है वो कैसे बनता है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव या मूल्यांकन साधन द्वारा? छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा ये नहीं बना है। छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम द्वारा ये ब्लूम महोदय द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य, अधिगम के अनुभव एवं मूल्यांकन साधन द्वारा बनता है। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, सक्षम एवं अक्षम विद्यार्थियों में अंतर कर सकने की क्षमता का संबंध है। जो सक्षम एवं अक्षम विद्यार्थी में अंतर कर सकने की क्षमता का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता नहीं, विभेदीकरण होता है, वेदता नहीं होता, व्यावहारिकता भी नहीं होता। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वह क्या है? तो मूल्यांकन का प्रयोजन है कि बच्चों में डर के दबाव से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, नहीं। धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्र आदि के वर्गों में विभाजित करना, जी नहीं। बालक के विकास में हर पक्ष का मूल्यांकन करना मूल्यांकन मुख्य प्रयोजन है। इसको अपन कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करना मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षक के मूल्यांकन का उद्देश्य है। शिक्षण का जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है? ये जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, अध्यापक की कमियों को जानना, शिक्षण राजनीति एवं प्रभावशीलता को जानना, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? शिक्षण के द्वारा अपन किस किस का पता लगा सकते हैं? तो ये अपन पता लगा सकते हैं कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ। अपना उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना, मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो ये पता लगा सकते हैं मूल्यांकन द्वारा कि बालकों का जो उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ। अध्यापकों की कमी, बच्चा कौन सी पक्ष में नहीं सीख रहा है, कौन से पक्ष में उसके सीखने में समस्या आ रही है, उससे कमियों को जानना। अगला है शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को जानना। जो शिक्षण की रणनीति है उसकी प्रभावशीलता को जानना भी। तो इसमें डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि है। मूल्यांकन के लिए जो प्रविधि यानी जो विधियाँ मूल्यांकन के लिए जो प्रविधि अपनाई जाती है वह कौन सी है? संचित अभिलेख, सामयिक जांच एवं निर्धारण मापनी, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि संचित अभिलेख ये इतिहास को जानने के लिए, सामयिक जांच ये वर्तमान को जानने, निर्धारण मापनी इन दोनों की जांच के लिए होती है। ये नहीं हो सकता क्योंकि मूल्यांकन में हिस्ट्री और फ्यूचर का कोई रोल नहीं होता। चेकलिस्ट एवं प्रश्नावली, जी नहीं। निरीक्षण, साक्षात्कार और पोर्टफोलियो, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इनमें सभी का समावेश होता है। संचित अभिलेख भी होते हैं, सामयिक जांच भी होती है, चेकलिस्ट, प्रश्न, अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होता तो होती, लेकिन यहाँ पे सभी हैं तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन शब्द का प्रयोग करने वाले थे। अपने को समग्र एवं सतत मूल्यांकन शब्द CCE, इसकी शॉर्ट भाषा में क्या कहा जाता है? CCE का जो प्रयोग करने वाले यानी इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो वो किया था स्क्रीवेन जो मनोवैज्ञानिक थे या मूल्यांकन करता थे, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सतत मूल्यांकन का कार्य क्या है? सतत जो मूल्यांकन है उसका कार्य क्या है? तो सतत मूल्यांकन का जो कार्य है क्या है? विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, जी है।
छात्र एवं अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, ये भी होगा। छात्रों की विशेषज्ञता स्तर पर पहुंचना राइट है, तो इसमें उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहा जाता है। शैक्षिक जो सत्र होता है जो समथिंग 8 महीने तक चलता है, जैसे शैक्षिक सत्र की जो माह होते हैं वो 12 माह होते हैं, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के आकलन किए जाते हैं, जैसे रचनात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, लेकिन सबसे इसकी अंत की समाप्ति पर कौन सा होता है, तो इसकी अंत की समाप्ति पर होता है योगात्मक आकलन, जिसके द्वारा बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए जो नंबर्स होते हैं उनका आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य असंगत है, यानी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें जो गलत तथ्य कौन सा है, असंगत है या फिर संगत है। तो इनमें एक ऑप्शन अपने को चुनना है, संगत कौन सा है। तो शिक्षण उद्देश्य निर्धारण करना, यहाँ पे निर्धारण करना राइट होगा। निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का निर्धारण, ये भी होगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ होती हैं, अपन ने ऊपर देखा चेकलिस्ट, प्रश्नावली, संचित अभिलेख, वो मूल्यांकन की जो प्रविधियाँ होती हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। क्या होगा मुख्य कारण निबंधात्मक प्रश्नों की आवश्यकता का। तो छात्रों का संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, गलत होगा, क्योंकि जब तक बालक संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो निबंधात्मक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला आ रहा है, छात्र को प्रश्न कम करने पड़ते हैं, नहीं। जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं उसमें छात्रों को अधिक समय तक और अधिक रूप में आंसर देना होता है। छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौलिक अभिव्यक्ति का है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है बालकों को ठीक से याद नहीं है पाठ्य पुस्तक की भाषा में, तो वो खुद की मौलिक भाषा में या उसकी स्थानीय भाषा में उसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में कौन सा असत्य कथन है। असत्य कथन यानी अपने को गलत कथन के बारे में पूछ रहे हैं। समग्र एवं सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए तो उपयोगी किंतु शिक्षक के लिए बाहर है, ये गलत होगा। समग्र एवं सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव है, ये राइट है। शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं उनकी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सहायक है, ये भी राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का व्यापक और लगातार विकास करने की दृष्टि से समग्र और सतत मूल्यांकन आवश्यक है, ये भी राइट होगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, असत्य यानी गलत है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन के उद्देश्य से संबंधित असत्य कथन है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य है उससे संबंधित जो असत्य कथन है यानी जो गलत कथन है या इनसे मेल नहीं खाता वो कथन है, कौन सा। अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की परख करना सही होगा, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा या फिर आचरण द्वारा बालक का जो मूल्यांकन है वो ही होता है। बच्चों की योग्यता की जांच करना, कुशलताओं को कितना ग्रहण किया है, ये उद्देश्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। बालकों की प्रतिभा का निरंतर निखार करना, तो यानी बालकों को कितना उद्देश्य प्राप्त किया है, उसमें कौन कौन सी योग्यताओं का विकास हुआ है, इसका भी राइट होगा। लेकिन अपने को पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की कठिनाई स्तर और दोनों से अनजान रहना, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मूल्यांकन परीक्षण के द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसका निदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बहुतायत प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है। बहुतायत प्रयोग जो करते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है। समय की बचत नहीं, कम खर्चीला नहीं, विद्यार्थियों का हित नहीं, निष्पक्ष मूल्यांकन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि बिना किसी पक्ष की पहचान किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। अगला आ रहा है,
एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कौन सा एक प्राथमिक शिक्षक होने के नाते आप किसको सर्वोपरि मानेंगे? कठिन शब्दों का श्रुति लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ को देकर सुलेख लिखने या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों में भाषा का विकास करना, क्योंकि वो प्रथम बार अपने परिवार से छोड़कर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और विद्यालय में आने पर उनके स्थानीय या मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके द्वारा भाषा प्रयोग एवं महत्वपूर्ण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यास्मरण रूप प्रश्न होते हैं। प्रत्यास्मरण यानी प्रतिस्मरण के रूप में जो शब्द है, स्मरण शक्ति की जांच करना, आत्मगत तत्वों की जांच करते हैं, पहचानने की शक्ति की जांच करते हैं, उपयुक्त सभी तो स्मरण शक्तियों की जांच करते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। अच्छी परीक्षा, निष्पक्ष परीक्षा में क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता यानी सत्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन होते हैं उनमें सत्यता होनी आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता यानी जिसमें निष्पक्ष उत्तर दिया जा सके। विभेदीकरण, दो तत्वों में तुलनात्मक रूप होना भी जरूरी होता है। उपयुक्त सभी यानी तीनों होंगे तो वो एक अच्छी परीक्षा होती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन के महत्व के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक, विद्यार्थियों को अध्ययन की ओर प्रेरित करता है, बच्चों की प्रगति में असहायक। ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अपने को पूछ रहा है क्या है? असंगत यानी गलत पूछ रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया पर विशेष बल, बालकों में जो चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता पर विशेष बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक ज्ञान पर बल यानी सोचने, समझने और विचारने की क्षमता पर भी बल दिया जाता है। मनोगत्यात्मक प्रभावकारी कौशलों का विकास, कौशल में जिसमें बोलना, पढ़ना, लिखना एवं सुनना कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा कौशल के विकास में उन कौशलों का विकास एवं कंठस्थ करने पर बल देना, तो उद्देश्य नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन की विधियों का वर्गीकरण है। मूल्यांकन की जो प्रविधि है या फिर विधि है वह कौन कौन सी है? तो जो मूल्यांकन होता है वह परिणात्मक एवं गुणात्मक दो ही रूपों में होता है। परिणात्मक में जिसमें असफलता एवं सफलता का पता चलता है और गुणात्मक में अपने उद्देश्य प्राप्ति के बारे में पता चलता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिणात्मक परीक्षाओं में असंगत तथ्य है। तो मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या संचयी आलेख। संचयी आलेख में कभी बालकों की उपलब्धियों का परीक्षण या परीक्षाओं का जो परिणाम प्राप्त नहीं होता, लेकिन मौखिक परीक्षा जिसे अपन व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं, लिखित परीक्षा जो विद्यालयों में सामान्य तौर पर एक टेस्ट के रूप में यानी परख के रूप में या फिर जो वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा होते हैं उसके रूप में की जाती है। प्रयोगात्मक परीक्षा होती है वो अधिकांश जो है माध्यमिक स्तर पर की जाती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, काव्य पाठ, भाषण, वाद विवाद सहायक हैं। तो ये किसके लिए सहायक हैं? नॉर्मल तौर पे अपन देखते हैं गीत होते हैं, संवाद होते हैं, काव्य पाठ होते हैं, भाषण होते हैं या वाद विवाद होते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में अपने को देखते हैं? तो भाषा, साहित्य में सीखने समझने में ये सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि उनका आगे अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। मूल्यांकन होता है वो अधिगम के लिए लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा असफल होता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए, और अगर सफल होता है उसको मोटिवेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिन्थेल स्क्वेन ने मूल्यांकन की भूमिका का उल्लेख करते हुए मूल्यांकन के कौन से दो रूप वर्गीकृत किए हैं? तो मिन्थेल स्क्वेन ने कौन कौन से संरचनात्मक एवं योगात्मक दो रूपों में इसको वर्गीकृत किया है?
अभी अपने से पूछा जाए, मिथेल संकीवेन ने किसको संरचनात्मक या योगात्मक दो रूपों में विभेद किया है, तो इसको किया है, मूल्यांकन को किया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अधिगम के परिणाम के रूप में निर्धारण में मूल्यांकन को तकनीकी विषयों विशेष के चयन को निम्नलिखित का ध्यान रखा जाता है। यानी जो तकनीकी विशेष हैं उसके चयन में किसका महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है, तो वह शैक्षिक उद्देश्य का। क्योंकि जो तकनीकी विशेष के रूप में अपन देखते हैं, अधिगम अनुभव को कोई नहीं देखा जाता, पाठन या पढ़ाने की विधि का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन शैक्षिक उद्देश्य यानी कौन से सब्जेक्ट में अपन ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं या कौन सा सब्जेक्ट अपने को अच्छे से आता है, कौन से उद्देश्य के लिए अपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके आधार पर अपने को तकनीकी विशेष के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है, तो स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है अंत में, अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात, प्रारंभ में उद्देश्यों के निर्धारण करते समय, अधिगम अनुभव प्रेरित करते समय या उक्त सभी स्तरों पर। यानी ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों राइट आंसर होंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला होगा, मूल्यांकन के प्रकार है। मूल्यांकन कौन कौन से प्रकार का होता है। मूल्यांकन परिणात्मक, जिसमें सफलता एवं असफलता का पता लगता है। निदानात्मक यानी समस्या के समाधान से संबंधित मूल्यांकन होता है। गुणात्मक, जिसमें उद्देश्य प्राप्ति के संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या अभिप्राय है। जो शब्दावली है व्यापक मूल्यांकन की, उससे क्या अभिप्राय है। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शिक्षा प्लस शिक्षा में सहायता देने वाले दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन जिसमें किया जाता है, वो होता है व्यापक मूल्यांकन शब्दावली। अगला आ रहा है अपना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है। परीक्षा में भय मानसिक तनाव को कम करने के लिए सही होगा। सृजन, चिंतन, निर्णय, तर्क, विश्लेषण क्षमता बढ़ाने में, ये भी सही होगा। विद्यार्थियों की क्षमताएं में स्तरानुकूल कौशलों के विकास के लिए, ये भी राइट होगा। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उससे इन तीनों जो कमजोरियां हैं जो बालक होते हैं उनका योगदान होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन या व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, तो कठिन शब्दों का, लिखित प्रश्न का, पाठ को देकर सुलेख लेना, बच्चों के विभिन्न सौंदर्य भाषा प्रयोग का। ये आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो गया, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन सर्वप्रथम कौन सी कक्षा में लागू करने की बात कही गई। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सीसीई को सर्वप्रथम कौन सी कक्षा में लागू करने की बात कही गई है, तो ये 9th क्लास में लागू करने की बात कही गई है, क्योंकि बालकों में समझ का विकास हो जाता है 9th क्लास में जाते जाते। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी सीसीई के बारे में जो गलत कथन है वह कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, ये बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ विभाजित करने में नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने में और उन्हें उस स्तर तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। आगे और देखते, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की क्षमता एवं तरीकों के बारे में जानकारी देता है। यह बताता है कि बच्चों के किस तरह की सहायता जरूरी है। नहीं, इसमें बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आज का अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे मैराथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंच जाएगी। आपके ऐसे ही न्यू बेस पे जो न्यू कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे।